व्यवस्था और बहुत एक प्रकार का कंट्रीब्यूटरी जो 100 रुपए में थाली की व्यवस्था की है, ये भी एक अच्छा प्रावधान किया, इसकी भी सराहना लगातार हो रही है। इसके साथ ही वैसे तो हम एक प्रस्ताव पारित कर चुके हैं, बधाई का संदेश दे चुके हैं, फिर भी इन्हीं दिनों में जो कॉमनवेल्थ के गेम्स अपने हुए हैं और उसका परिणाम भी 8 तारीख को जो सारा कंप्लीट हुआ है उसके अच्छे परिणाम आए और मेडल्स भी हमारे 43 खिलाड़ी जो है हरियाणा के वहां गए थे, जिसमें से चाहे इंडिविजुअल खेलों में चाहे टीम के नाते से 29 खिलाड़ियों ने जो पदक हासिल करने में और अपनी भूमिका निभाई। एक खिलाड़ी चौथे स्थान पर भी रहे, तो ये 30 खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा प्रदर्शन माना जाएगा। और हम लोगों ने विचार किया है कि 16 तारीख को 16 अगस्त को हम गुड़गांव में इनका अभिनंदन का कार्यक्रम सबका करेंगे। अपने में से भी जो लोग वहां पहुंच सकें, सायंकाल 5 बजे वहां ये कार्यक्रम गुड़गांव में होगा। मैं अग्रिम बधाई रक्षाबंधन की भी दे रहा हूं कि कल रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन की बधाई पूरे हाउस को देना चाहूंगा। और इस रक्षाबंधन के अवसर पर पहले की तरह ही हमने इस बार भी अपनी बहनों के लिए आज दोपहर 12 बजे से और कल दोपहर 12 बजे तक छोटे बच्चों के लिए और हमारी बहनों के लिए बसों की जो यात्रा है, बस की यात्रा है, वो फ्री की है। उसमें हरियाणा रोडवेज की बसें। मेरा एक निवेदन है, क्योंकि रखड़ी आज 2 दिन हो रही है, कल भी है रखड़ी, परसों भी है, आधी जगह ऑफिशियली तो क्योंकि कल की 11 तारीख की घोषित है, हाँ कल ही है, तो उस नाते से जो पहले से प्रावधान है वही किया हमने। और उसका दिल्ली और चंडीगढ़ वो भी हरियाणा रोड की जो बसें आएंगी उन पर भी ये छूट जो है वो लागू रहेगी कल सायंकाल तक। कल सायंकाल तक, कल रात्रि तक जो भी आएगी, ठीक है, कल का पूरे दिन के लिए और बसों में यात्रा उनकी फ्री कराएंगे, ऐसा अभी मैं निर्देश देता हूं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इसको जो है और जरूर इसको बढ़ा देंगे। एक निवेदन मैंने और करना है कि ये वर्ष अपनी आजादी का 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तो ये अमृत महोत्सव इस नाम से इस कार्यक्रम की शुरुआत एक प्रकार से अब से शुरू हो रही है। पूरा वर्ष भर ये अमृत महोत्सव के कार्यक्रम चलेंगे, उसमें हमको बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। और इस बार भी जो 15 अगस्त के कार्यक्रम है उससे पहले यानी 13, 14, 15 ये 3 दिन का जो अभियान, हर घर झंडा जो लहराने की बात, ये एक आह्वान किया गया है पूरे देश भर में, तो हम सबको भी उसमें अपनी अपनी भूमिका जरूर निभानी चाहिए। और एक इस उत्सव को हम मिल करके, देश का ये जो त्योहार है, उत्सव है, इसको अपनी भूमिका इसके हम निभाएंगे। 3 दिनों में खास करके जो एक हमने जो इंटरवेंशन आवर या 0 आवर जिसको कह रहे हैं उसकी भूमिका, उसका भी एक प्रावधान जो बनाया गया है, तो बहुत से विधायकों ने इसमें अपना भाग लिया है। सभी विधायकों ने आज का ही मेरे पास जो लिखित आए हैं तो उसमें 39 विधायक तो आज दोनों बार में, चाहे पूरा 1 घंटा चाहे उसके बाद भी समय दिया गया, और 155 बिंदु उन्होंने अपने अपने तरीके से अपने क्षेत्र की डिमांड के रूप में, सुझाव के रूप में, कोई समस्या के रूप में ये सारे विषय आए हैं, रखे हैं। वैसे तो इस सेशन में कोई बहुत उस पर उत्तर देने की या उस प्रकार की कोई चर्चा करने का नहीं होता विषय, लेकिन जो भी विषय रखे जाते हैं उन सबको डिपार्टमेंट के लोग यहाँ बैठे होते हैं, सब नोट करते हैं और उन पर यथासंभव जो कार्रवाई करनी होती है वो अपने आप में करते हैं। फिर भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं, चाहे वो नीति संबंधी है और चाहे उसके अंदर कोई स्पष्टीकरण 1-2 ऐसे भी हैं जो बीच बीच में चर्चा में आते हैं, कई बार जानकारी नहीं होती, उसमें से भी चर्चा निकलती है। तो कुछ विषय जरूर मैं रखना चाहूंगा और सबके उत्तर देना तो ये संभव भी नहीं है, क्योंकि सबका मूड भी आज थोड़ा सा जल्दी जाने का है। कल तो हुड्डा साहब ये भी कह रहे थे 4 बजे तक हम समाप्त कर लेंगे क्या, लेकिन ये तो पूरा इसलिए मैं भी अपनी बात को बहुत संक्षेप में और छोटे में मैं रखूंगा। और वैसे तो मानो कभी भी इन विषयों को लेकर के पूरा जो मंत्रिमंडल, पूरी सरकार जिसकी जवाबदेही है, वो कभी भी कोई भी विधायक हमारे पास जब आते हैं, बात करते हैं, अपनी बात को रखते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हम तो वैसे भी सबसे मिलने में
कभी संकोच नहीं किया है। सप्ताह में मैं 4 घंटे, कभी 2 घंटे या नहीं, विधायकों के लिए ही समय रखा होता है, रिजर्व रखा होता है। जब भी कोई आते हैं मिलते हैं, फिर भी मिलने में काफी लाभ होता है, आपसे मिलजुल करके चलने में। और इस बार तो माहौल एक दूसरे से मिलजुल करके चलने का ही ये ज्यादा रहा है कि आओ हम साथ चलें, मुझे परखना हो तो मेरे पास चले आना, मुझे परखना हो तो मेरे पास चले आना, ये यहां वहां की खबरें तुम्हें बदगुमा कर देंगी। इसलिए अच्छा है मिल करके हम चलेंगे और आगे बढ़ेंगे, इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। एक विषय कल मैंने कहा था कि मैं अपने उत्तर में उस विषय को आपके सामने रखूंगा, और वो विषय है ये जो जयसिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है शामलात जमीन वाले विषय को लेकर। तो इसके अंदर निर्णय तो हमने सुप्रीम कोर्ट का लगभग सबने पढ़ ही लिया होगा, फिर भी उसके स्पष्टीकरण के लिए बहुत सी इसमें उलझने जो उस निर्णय के कारण से हुई है, हम सब उलझनों को सुनिश्चित करने के लिए उसका अध्ययन भी कर रहे हैं। और उस निर्णय भी कहा गया है कि निर्णय की एक ब्रॉड लाइन है, इसमें जो भी प्रदेश सरकारें अपना उसके अंदर कोई पॉलिसी बनाना चाहें, कोई नियम बनाना चाहें, कानून बनाना चाहें, इस फ्रेमवर्क के अंदर बना सकते हैं। तो उस सारे को निष्पक्ष और उचित तरीके से उस कानून का निर्णय लागू हो जाए, इसके लिए हम अध्ययन करा रहे हैं उसका। हमें भूमि का अवैध हस्तांतरण भी रोकना है, क्योंकि एक निर्णय ये हुआ कि जो शामलात जमीन है वो पंचायत की जमीन होगी, अब किसी की व्यक्तिगत नहीं होगी। लेकिन पहले से कुछ जमीनें उसका जो हुआ है क्या उसको इंतकाल जो हुआ है प्राइवेट लोगों के नाम हुआ है। अब वो प्राइवेट लोग अगर हम उसका अभी ध्यान नहीं करेंगे तो आगे उसकी ट्रांजैक्शन भी कर जाएंगे, फिर किसी और के पास जाएगा, किसी और के पास जाएगा, और कल को विवाद बढ़ेंगे तो वो फिर इसका जो बीच में निकल गया वो कहेगा मेरे पास तो है नहीं, सामने चली गई। इसमें से एक अंतरिम, मेरी पूरी बात मैं कर लूं, हाँ, इसमें से अंतरिम एक सूचना निकाली है कि उनके इंतकाल, जो ऐसी जमीनें हैं जिनके बारे में ये विषय आया है कि ये सारी जमीनें देश शामलात हैं या जो शामलात के प्रकार उसमें डाले गए हैं, उन सब का एक बार इंतकाल वो जल्दी से जल्दी पंचायत के नाम किया जाए। अब उस जमीन को ट्रांसफर नहीं करा रहे हैं, अभी ट्रांसफर नहीं करा रहे हाई कोर्ट ये जो देश शामलात हैं, ये जब हुआ तो देश शामलात प्रोरेटा बेस पे बटे थे, वो अलग और है। बहुत सारी मिस यूज भी हुई। तो उसका एक ही तरीका है, कंसोलिडेशन एक्ट में आप अमेंडमेंट लेके आओ 23 में, मैं वही बता रहा हूं, ताकि उसका मैं बता रहा हूं समाधान निकल सके। मैं बता रहा हूं, ये बहुत गंभीर मामला है, आपस में वही झगड़ा बता होने रहा की हूं। बात सारा मेरा है। सुन लें एक बार, उल्टा साहब सुन लें। मेरा कहना है कि इस बीच में और कोई देखिए इंतकाल का कोई मतलब, फिर तो झगड़े छिड़ गए जी। नहीं इंतकाल नहीं, ये तुरंत जो है इंतकाल होना चाहिए। म्यूटेशन अभी नहीं होनी चाहिए, म्यूटेशन अभी नहीं होनी चाहिए जब तक पूरी इसकी जांच होना हो। मैं क्या कह रहा हूं, जो अगर आप अमेंडमेंट लाए हो, कंसोलिडेशन एक्ट में ला रहे हो, तो म्यूटेशन भी उसके बाद करना। मैं क्या तो जो अनयूज्ड रह गई देश शामलात, वो तो सब लोग बैठे हैं 50 साल से 60 साल से वहां बैठे हैं। मैं वही कह रहा हूं, हमने, बल्कि मैं दूसरी बात भी बता रहा हूं, हमने जो ऑर्डर निकाला था उसके ऊपर हाईकोर्ट ने भी स्टे भी दिया है, लेकिन निकाला क्यों था ये मैं बता रहा हूं। आज मान लो वो जमीन म्यूटेशन उसकी किसी के नाम हो गई, पंचायत की जमीन की, क्योंकि सिद्ध हो गई पंचायत की है, लेकिन उससे पहले म्यूटेशन किसी प्राइवेट के नाम हो गई। अब प्राइवेट वाला अगर हम उसको आज कंट्रोल नहीं करेंगे तो किसी और को बेचेगा, इसी दौरान बेच देगा, हमारे पास तो डेटा कोई रहेगा नहीं। इसलिए जिन जमीनों पर यह संभावित लागू होने का विषय है उसको कैसे रोका जाए, इसमें जो संभावना है आगे इसकी सेल परचेज की, और उसमें से कुछ लोग जिनकी है भी नहीं वो जमीन, वो बाहर निकल जाएंगे। इसलिए उसको रोक के लिए एक बार किया थी, प्रोरेट कट लगाया था जब ये शामलात। तो वही है ना, उसमें 3 तरह की जमीन दी गई है, उस एक्ट को आप पढ़ेंगे, वो तीनों तरह की जो प्रोरेटा कट लगाने के बाद, लोग कोई 60 साल से बैठा हुआ अभी म्यूटेशन करा दोगे तो उसमें दिक्कत आएगी। देखिए आप इसको री एग्जामिन करो, इसको प्रोरेटा लगाने के बाद भी तीनों तरह की जमीन, इसको मुख्यमंत्री जी री एग्जामिन करो, इतनी जल्दी मत करो। मैंने जल्दी नहीं कर रहे, जल्दी नहीं कर रहे, उसको रोका है, शुरू कर दिया। वहां डिप्टी कमिश्नर इंतकाल होने से मलकियत नहीं बदलती, वहां शुरू कर दिया इन्होंने। इंतकाल होने से मलकियत नहीं बदलती है। हाँ,
होते हैं, नहीं हो रहे हैं। आज इसीलिए मैं बदलती, आज इसीलिए उसका वक्तव्य दे रहा हूं ताकि ये झगड़े ना हो सके। सुन तो लो, अरे मैं पूरी बात सुन लो मेरी, फिर मेरे पास आ जाना। मैंने कहा ना आपको कि कोई बात ना समझ में आए तो मेरे पास आ जाना। नहीं, आपने भी किए, लेकिन हमें भी अध्ययन करने में कोई ऐसा नहीं कि नहीं करना आता है, मुझे भी अध्ययन करना आता है। सुन लो पूरी बात पहले। 3 तरह की जमीन है। जो भूमि राजस्व रिकॉर्ड में शामलादेह दर्ज है उसकी मलकियत संबंधित पंचायत की रहेगी। एक निर्णय तो ये हुआ है। दूसरा निर्णय, जो भूमि विश्वेदार की भूमि में से काटकर चकबंदी के दौरान सामूहिक कार्यों के लिए आरक्षित की गई थी और ऐसी भूमि विश्वेदारों की सीलिंग सीमा से बाहर है, वह भूमि भी पंचायत की मलकियत रहेगी। जो भूमि विश्वेदारों की भूमि में से काटकर चकबंदी के दौरान सामूहिक कार्यों के लिए सुरक्षित की गई थी लेकिन ऐसी भूमि विश्वेदारों की सीलिंग सीमा के भीतर है, उस भूमि का प्रबंधन व नियंत्रण संबंधित पंचायत के पास रहेगा। इसलिए ये एक बहुत बड़ा विषय है। आज होके उसमें से बहुत सी जमीनें बाहर निकल गई हैं और बाहर निकल गई, हम आज कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो फिर आगे हमारा तो कंट्रोल रहेगा ही नहीं। पता नहीं मॉडिफिकेशन 1 दिन में आएगा, 2 दिन में आएगा, साल में आएगा, 6 महीने में आएगा, इस बीच में क्या क्या होगा। इसलिए जो जहां है उसको भी रोकना बहुत जरूरी है। और रोकना आज ये तो हमारे कलेक्टर के हाथ में है कि यानी उसकी क्या म्यूटेशन कलेक्टर ने आज इसके नाम कर दी, कल जिस दिन जरूरत पड़ेगी 1 दिन में पटवारियों को लगा के उधर कर देंगे। म्यूटेशन रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, रजिस्ट्रेशन के अलावा म्यूटेशन होती है। आगे सुनो, चलो मैं बताता हूं पूरी बात। अब इसके लिए एक विषय इसमें जो एक्सेप्शन है जिसका हमको अपने मॉडिफिकेशन में प्रावधान करना पड़ेगा। आज भी मेरे पास कुछ लोग आए थे और वो बाद में मैंने बातचीत की अधिकारियों से विषय को समझा कि नदी किनारे की जो जमीनें हैं जो पानी के कारण से बदलते रास्ते के कारण से नदी के हिस्से में चली जाती हैं, गांव के गांव चले जाते हैं, अब फिर बाद में जब कभी रास्ता फिर बदलता है तो वो जमीन फिर वापस बच जाती है और उसको जमीन को कहते हैं बुर्दी बरामद। हाँ, बुर्दी बरामद। तो वो जो बुर्दी बरामद जमीन है उसको भी लोगों को देने के लिए नियम यह है कि पहले उस बुर्दी बरामद जमीन को सारी को शामलात में दर्ज किया जाता है। शामलात में दर्ज करने के बाद फिर हिसाब लगाया जाता है कि इन किसानों की गई कितनी थी, आई कितनी है। अगर जितनी गई थी उतनी या उससे ज्यादा आ जाए तो जितनी जिसकी जमीन है उतनी उसको वापस मिल जाती है। लेकिन गई ज्यादा आई कम फिर प्रो रेटा बांट करके किसानों को दी जाती है। लेकिन बीच में एक बार उसको शामिल दर्ज किया जाता है। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो शामलात भी ये पंचायतों के नाम कर दें, इसको भी हमको बचाना पड़ेगा। वो किसानों की ही है, केवल प्रोसेस में वो एक बार शामलात बनी है तो हम अपना जो मॉडिफिकेशन है उसके अंदर भी ये प्रावधान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में प्रोसीजरल बातें नहीं लिखी गई। उन्होंने कहा कि जो शामला जगह है जिसको हम कभी सरप्लस जमीन कह देते हैं, कभी बचत की जमीन कह देते हैं। अब बचत और जो सरप्लस ऐसी सब जमीनें जो पहले कलेक्शन की गई थी चकबंदी में, 1 मरला काट लिया, 2 मरला काट लिया, जितना भी गांव के लोग कटवाते उतना कट जाता है। सारे जो सार्वजनिक काम है उनको पूरा करने के बाद 1 किला, 2 किले, आधा किला वो बचत की जमीन बचती है। पहले क्या होता था कि बचत की जमीन भी उन्हीं की रहेगी जिन्होंने दी थी। अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, एक बार किसी की जमीन कट गई, चकबंदी हो गई तो अब बचत की जमीन जो है वो पंचायत को जाएगी और वापस बंटने का रास्ता बंद है, वरना इसमें झगड़े बहुत होते हैं। हाँ, तो इसलिए ये जो बचत की जमीन है, सरप्लस जमीन है, देश शामला जमीन है, ये सारी पंचायत को आ गई हैं। इसके बारे में हमको अपना कोई एक्ट बनाना पड़ेगा ताकि ये सुरक्षित सब हो जाए। एक्ट में अब एक बहुत सालों से ये प्रयत्न यानी किया जा रहा है क्या कि जिन जो लोगों के कब्जे हैं उनकी जमीनें उनको मिल जाए। ये प्रयत्न हुड्डा साहब के समय भी हुआ, ये प्रयत्न उससे पहले भी हुआ, चौधरी भजनलाल जी के टाइम पर भी हुआ, लेकिन हर बार ये कोर्ट में जाकर के स्ट्रक डाउन हुआ। ये भी हमने पढ़ा है। अब हमको कोई प्रावधान ऐसा करना पड़ेगा ताकि हम उचित तरीके से उनको दे भी पाए, पैसा लेके दे पाए। 50 साल से कब्जा है, कैसे ले लोगे आप? नहीं ले सकते, मुझे भी पता है। आखिर बहुत ऐसी जमीनें हैं जो पश्चिमी पंजाब यानी पार्टीशन हुआ था पंजाब का, जब भारत पाकिस्तान के पार्टीशन के समय बहुत से लोग जो आए उनको ये शामला जमीनें, इवन पंचायत की जमीनें, उनको एक प्रकार से जो बांधने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उसको ये जो नौतोड़ है क्या है ऐसा कुछ, यानी उसको सुधारने के लिए और फिर खेती करने के लिए बंजर जमीनें पड़ी थी वो दी उनको। 50, 60 साल, 70 साल से वो उसकी बुआई कर रहे हैं, ये ठीक है, आज वो ठेका भी देते हैं।
आज सब उसमें से पैसा थोड़ा बहुत लेते भी हम। बीच में एक बार कहीं ऑक्शन का ऑर्डर आ गया, ऑक्शन भी हमने बंद इसलिए करना पड़ा कि जो 60-70 साल से उसने ठीक किया, बुआई कर रहा, वो ठेके पर उसको नहीं मिला तो वो तो गया बाहर। वो भी इसमें आएंगे, इनका भी आपको गोलीदार अलग विषय है, वो एकदम उससे अलग विषय। आप सारी चीजों को मिक्स करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आने तो उसके कारण से पंचायती जमीनों को उन्होंने किसी को देने के लिए, बांटने के लिए मना किया है। पंचायती जमीन अभी बेच नहीं सकते, अभी पंचायती जमीन बेच नहीं सकते, ऐसा जो हमारा कानून है। अब शहरों में ये अर्बन लोकल बॉडीज में कानून नहीं है। अर्बन लोकल बॉडीज में आज भी जो सामूहिक जमीन है उसको बेचा जा सकता है, उसके अंदर प्रावधान बना हुआ है। पंचायत की जमीन आज भी आप उससे अलग नहीं हो सकते, यानी उसमें हमारे उसमें कानून में लिखा है कि आप पंचायत की जमीन को बेच नहीं सकते, लीज पर दे सकते हो, बेच नहीं सकते हो। तो हमें उसका कोई प्रावधान बैठ के करना पड़ेगा, लीगल राय लेंगे, रास्ता क्या निकले, लोगों को तकलीफ ना हो, हमारा मतलब इतना ही है। ठीक है, लेकिन जो आपका लेटर गया है यहाँ से डिप्टी कमिश्नर्स को, वो बहुत तेजी से कार्रवाई कर रहे हैं और आपस में टेंशन पैदा कर रहे हैं। तो इस बात को मतलब मेरा कहना है कि ऐसी जमीनों की अगर इंतकाल बदलता है तो किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मलकियत नहीं बदल रहे हैं। म्यूटेशन चेंज कराने में कोई हर्ज नहीं है। म्यूटेशन चेंज नहीं कराया तो आज जिसके कब्जे में वो बेच देगा, और म्यूटेशन नहीं है, हाँ, फटाफट बेचना शुरू कर देंगे। इसलिए म्यूटेशन चेंज करना इसलिए जरूरी है कि वो एक प्रकार की लिटिगेशन की जमीन बन जाएगी, अपने आप जगह जानी होगी, वहां चली जाएगी, उसको देनी होगी, उसे पैसा लेके रजिस्ट्री करा देंगे, फिर म्यूटेशन करा देंगे। म्यूटेशन कराने में क्या देर लगती है, एक दिन का काम है। अभी विचार हुआ है क्या हमारा हरियाणा गवर्नमेंट का क्या स्टैंड रहा वहाँ? केस तो हरियाणा का है, जिससे बाकायदा और नहीं, आप उसको देखो। आप मैं अभी इस बात में तफसील में जाता, और क्या आप रिव्यू में जाने की सोच रहे हो? अभी इस पर क्यूरेटिव तो आपको मिलना नहीं, अभी इस पर क्यूरेटिव का तो कोई लाभ नहीं। मैं बता रहा हूं, अभी इस पर हम राय ले रहे हैं, के बाद राय ले रहे हैं इस पर। हमारी जो लीगल कमेटी है वो राय देगी, पहले राय ले लेते, उसके बाद इनको लिखते। इस बीच में तो बिक जाती, इस बीच में तो अब तक बिकी, कैसे बिक जाती थी? यही तो रखना जरूरी है। और 100 साल में नहीं बिकी, अब कैसे बिक जाती है? मैं कहता हूँ जिनको ये खतरा है कि कल को मेरे हाथ से निकल ना जाए, वो एक मिनट में इस फैसले का सबको मालूम है। वो तो फिर आपसे दरखास्त ये है कि अब इसको ऐसा है, चिंता ऐसा गाँव में झगड़ा मत पैदा करो। चिंता उनको तो हो सकती है, चिंता उनको तो हो सकती है जिन्होंने देश श्यामला जमीनें ली हुई हैं, खरीदी हुई हैं, उपयोग कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उनको हम वापस लेने की बात नहीं कह रहे, अभी केवल वो आगे ना बेच सकें इसलिए उनकी म्यूटेशन हमने रद्द किया, और कुछ नहीं है। आगे रजिस्ट्री बैन कर दो ऐसी जमीनों की, तो आदमी आप आगे नहीं बेच सकेंगे। मैं कहता हूँ आज म्यूटेशन सारी रजिस्ट्री बंद हम नहीं कर सकते, हम कोई पर्टिकुलर म्यूटेशन कैसे कर दोगे आप? उसकी पहचान करनी पड़ेगी। 300 एकड़ जमीन है, फ्रॉड का म्यूटेशन कैंसिल होनी चाहिए, उसके बाद देना। 300 एकड़ जमीन है शहर के मिड में, बीच में नहीं दे, पूछ लो। एक विषय सुनिए, एक मिनट बस। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में एक जरूर कहना चाहूंगा कि आप नया एक्ट ला रहे हैं, तो वो लोग भी जो बहुत समय से गांवों के अंदर बर्तन बनाने का काम करते हैं, लेकिन उनका जब भी कोई सरपंच बना उसको वोट नहीं दिए, वो आकर के कह देता है भाई तू यहाँ बर्तन क्यों बना रहा, तू खड़ा हो। और बहुत से गांवों के अंदर ये समस्या है। जब नया एक्ट लाएं तो उसके अंदर इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि उन लोगों की भी बहुत पुरानी समस्या है, उसका भी कोई समाधान हो। बेशक वो नाम ना हो, चाहे गवर्नमेंट के नाम हो, लेकिन ऐसी कोई समस्या का समाधान हो कि कोई भी सरपंच चेंज हो और उनकी विचारों की जो आत्मसम्मान है उसको ठेस ना पहुंचे। धन्यवाद। एक विषय आया है कि जो हम समय समय पर लोगों की डिमांड के हिसाब से गांव को, पंचायत को नगर पालिका और नगर पालिका को पंचायत बनाते हैं, ये एक विषय भी पिछले दिनों से काफी चर्चा में रहा। खास करके 3-4 गांवों के मुझे नाम लेने हों तो बास है, सिसाई है, बारडा है, आदमपुर है,
ऐसे कुछ गांव की चर्चाएं हुई और कुछ को हमको निर्णय बदलने भी पड़े, कुछ बदलने अभी पेंडिंग भी पड़े हैं। जैसे अभी कल ही हमारी मैडम नैना जी ने जो कहा कि भाई जो सर्वे हम करा रहे हैं वहां से जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से उसका निर्णय लेंगे। मैं विश्वास कराता हूं कि डीसी को हमने कहा था सर्वे करा लें, पहले भी सर्वे से ही हुए हैं, चाहे वो सिसायत था चाहे बास था, इसका भी सर्वे कराएंगे। जाएगी हरियाणा सरकार, मैंने बताया वो लीगल हम राय ले रहे हैं उसकी, तो इसलिए उसको हम अब इस विषय पर मैं आ रहा हूं। तो उसमें हमने जो विचार किया है कि अभी तो ये जो डीसी की रिपोर्ट आएगी बारडा की, उसका फैसला वैसा ही करेंगे। बाकी तीनों जगह का फैसला हो चुका है, सिसाय का, बास का और आदमपुर का। तो इसका भी जो रिपोर्ट आएगी वैसा हम फैसला करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक विषय हम जो सोच रहे विचार कर रहे हैं कि एक बिल ला करके हम ये परमानेंट व्यवस्था कराएं कि जब भी पंचायत को नगर पालिका में जाना है या नगर पालिका को पंचायत बनवाना है तो इसका कोई एक रेफरेंडम का कोई एक सिस्टम बनाया जाए बिल ला करके, ताकि लोगों की आम राय उसके बाद ही निर्णय लें। कुछ लोगों का मत हो जाता है कि ये कर दो, कुछ लोगों का मत हो जाता है वो कर दो। कई बार वो प्रभावित करके और सारी चीजें चाहे वो राजनीतिक आदमी से करा लेंगे चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से करा लेंगे, प्रभाव पड़ जाते हैं। जो जानकार होंगे वो जो जिसका तो उठना बैठना उसकी बात मान लेते हैं। लेकिन अगर खुला हम एक्ट के द्वारा रेफरेंडम का कोई सिस्टम बनाएंगे तो आम राय गांव की जो होगी वो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। इसलिए मैं आगे बता रहा हूं कि हम एक ऐसा कोई एक प्रावधान करेंगे, हाँ प्रावधान करेंगे, ताकि अपने ही लोग हैं सब जैसा चाहे वैसा उसमें एडमिशन में आएंगे, उसमें क्या। फिर है एक विषय यहां उठा वो चिराग योजना का। कुछ बातें ऐसी जो बिल्कुल स्पष्ट नहीं है तो मैं स्पष्ट इसलिए कर रहा हूं। सामान्य छोटी सामान्य समस्याएं और सामान्य जो रूटीन के जो सारे विषय हैं उस पर मैं नहीं आ रहा, लेकिन इस नई योजना को हमने बनाया है। क्या बनाया, उसका क्या प्रावधान है। पहली बात तो जो जितने स्कूल पहले सामान्य स्कूल थे वो सब फ्री शिक्षा के हैं हमारे, पहली से लेकर के 12वीं तक। कोई फीस उसमें नहीं है, जो कोई उसमें फीस नहीं है, जो उसमें पहले से सुविधाएं दी जाती हैं सब दी जा रही हैं। एक हमने जो शुरू किया है वो शुरू किया है संस्कृति मॉडल स्कूल, और संस्कृति मॉडल स्कूल भी ऑन डिमांड किया है, और किया वहां है जहां कहीं नजदीक में 2 स्कूल हैं, उसमें से नजदीक वाला एक स्कूल जो है उसको संस्कृति मॉडल स्कूल करेंगे। जहां आसपास कोई स्कूल नहीं है तो सिंगल स्कूल है उसको संस्कृति मॉडल स्कूल अभी नहीं कर रहे, ताकि वो जो हमारा राइट टू सर्विस एजुकेशन का जो प्रावधान है वो भी लागू रहे कि हर किसी को नजदीक के स्कूल में और फ्री शिक्षा का हमारी जो है वो बना रहे। लेकिन प्राइवेट स्कूलों की पढ़ाई और सरकारी स्कूलों की पढ़ाई में एक अंतर ये हमको सबको ज्ञात है। कुछ जगह डिमांड आई कि नहीं हमको इंग्लिश मीडियम स्कूल चाहिए, तब ये विषय आया कि हम कुछ स्कूल सरकारी जहां जहां की डिमांड है संस्कृति मॉडल स्कूल के नाम से अलग से उसका काडर यानी टीचर्स का काडर भी अलग करेंगे। अभी वो अंडर यानी प्रावधान अभी उसका प्रोसेस में है, चीजें धीरे धीरे कर रहे हैं। और उसमें भी 1,80,000 रुपए तक जिनकी इनकम है, क्योंकि बीपीएल का लिमिट हमने बढ़ाई है उसमें, तो बीपीएल की लिमिट 1,80 है। 1,80 से नीचे के विद्यार्थियों का इसमें भी फीस नहीं लेंगे, लेकिन इससे ऊपर यदि है तो एक नॉमिनल फीस, वो भी एक छात्र एक फंड बनाया है, उस फंड को अभी वहां रख रहे हैं ताकि वो स्कूल के ही उसमें आगे काम आ जाए। लेकिन इससे ऊपर के 500 रुपया, 700 रुपया, 1000 रुपया, 1100 रुपया ये फीस जो परिवार दे सकते हैं केवल वही जाएंगे, सब जाने की जरूरत नहीं है। अभी 138 स्कूल सिर्फ चलाए गए हैं, 500 स्कूलों की हमारी योजना है। कई हमारे विधायकों ने, बाकी लोगों ने डिमांड की, उनकी डिमांड पर वो खोल रहे हैं। कोई उसका वो कंपलसरी नहीं है कि उसी स्कूल को ही खोलना और उसी में सब जाएंगे, एक बात। दूसरा, ये जो चिराग योजना है, चिराग योजना में हमने ये किया कि कुछ फिर भी परिवार कहते हैं कि हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल है, हम उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं और हम सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते, लेकिन हम भी गरीब हैं तो हमें तो फीस नहीं भर सकते हम। वहां भी हमने यही किया कि जो बच्चे, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 से कम है, वो बच्चे अगर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं और प्राइवेट स्कूल चिराग योजना में आना चाहते हैं, उनसे भी हमने ऑप्शन ली है, कंसेंट ली है। क्या कि आप अगर गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे तो हम आपको कंपनसेट करेंगे, लेकिन रेट हमारा होगा 700 रुपया, 900 रुपया, 1100 रुपया, 5वीं तक 700, 8वीं तक 900 और 12वीं तक 1100, ऐसे ही है गौरपाल जी, 700, 900, 1100। तो ये 3 रेट हमने रखे हैं। इस 3 रेट का पैसा
उन गरीब विद्यार्थियों के लिए सरकार देगी। अगर उससे ज्यादा फीस है मान लो, फिर अगर परिवार देना चाहते हो तो अपने पास से देगा, नहीं देना चाहता नहीं देगा, या स्कूल उसको लेगा लेगा, नहीं लेगा नहीं लेगा। इसमें भी 300 कुछ स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अभी अपनी कंसेंट दी है, और 300 स्कूलों में भी ज्यादा नहीं है, लगभग 2700 विद्यार्थी उन्होंने अभी एडमिशन लिया इस साल। ये भी जो कुछ जाना चाहता जाएगा, नहीं जाना चाहता नहीं जाएगा। पहला सिस्टम हमारा बिल्कुल एज इट इज है। हमारे संस्कृति मॉडल स्कूल जो सीबीएसई से अटैच है, उनको हमने सीबीएसई का परमिशन दे दिया कि अगर आप सीबीएसई से अटैच होना चाहते हैं आप हो जाए। हरियाणा स्कूल एजुकेशन से रहना चाहते हैं हरियाणा से रहें। नहीं होंगे, नहीं होंगे, कोई नहीं होगा। सरकारी स्कूलों में कौन रहेगा? कोई बंद नहीं होगा। कारण क्या है कि 300 स्कूलों में, अरे हमारे 14,000 स्कूल हैं, अभी तो 14,000 बच्चे भी नहीं गए, 2700 बच्चे गए। और ये आखिर लोगों की कुछ तो सम्मान करोगे उनकी इच्छा का। मैं ये कह रहा हूँ 38,000 ये स्कूल टीचर्स की जगह खाली है, ये कब भरोगे? ये नहीं भरोगे तो सरकारी स्कूल में जाएगा कौन? वो दूसरा जाएगा कौन? जब है ही नहीं, टीचर ही नहीं है, कहीं स्टूडेंट बैठे हैं बगैर टीचर्स के। दो विषय अलग अलग, टीचर्स भरोगे तो जब तो दो विषय अलग अलग है, उनको भी हम करेंगे, उनको भी भरेंगे। लेकिन आज तो जिस विषय की मुझे जो गलतफहमी चली हुई है, एक वीडियो जो है वायरल हो रही है क्या कि सरकारी स्कूलों में तो फीस लेने लग गए हैं और प्राइवेट स्कूलों को फीस सरकार देने लग गई है। मैं दोनों को बता रहा हूं। गरीब जिसका 1,80,000 बीपीएल परिवार है, बता रहा हूं। देखिए, पहली बात तो 134 से और आरटीई दोनों को समझना पड़ेगा। 134A केवल हमने लागू किया था यहां, लेकिन वो उससे पहले लागू किया था, आरटी लागू होने से पहले। बाद में आरटी आ गया तो हाँ, आरटी में आप लोगों ने आरटी लागू किया नहीं, हमने आरटी लागू किया। और इसमें भी जो बच्चे, मैं इसलिए कह रहा हूं, वो पहले लागू हो गया 134A, लेकिन अब हमें आरटी का लाभ ज्यादा लगता है कि 25% बच्चे अभी भी उन स्कूलों में हर क्लास में जाएंगे। उसमें तो शायद हम पहली क्लास से लेते थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा 134A का कब लेते थे, सिर्फ पहली में ही लेते थे। इसमें हर क्लास में 25% है। 134 हर क्लास में, और इसमें 25% है, उसमें 10%, उससे 10% है, हाँ उसमें 10% थे। इसमें वो 10% अभी पहली क्लास, क्योंकि अभी इस बार पहली क्लास ले रहे हैं आरटी में 25% कर रहे हैं, तो आगे एक एक क्लास के ये 25% बढ़ते जाएंगे, वो 10% कम होते जाएंगे। अल्टीमेटली हर स्कूल में जहां 10% जाते थे 25% जाएंगे, लेकिन ये हर साल एक क्लास आगे बढ़ेगा। इसका प्रावधान योग किया। स्कूलों को इंग्लिश मीडियम सीबीएसई से कहा, इंग्लिश मीडियम के टीचर्स की हमने सर सिंगल भी पोस्ट जो है सैंक्शन वो एडवर्टीज नहीं की है, कोई भी नई भर्ती इंग्लिश टीचर्स की हमने नहीं की है। दूसरा, हम मॉडल संस्कृति स्कूल मान लीजिए जहां पर हमने सीबीएसई से एफिलिएट कर दिए, बहुत सारे बच्चों को वहां से हिंदी मीडियम वो पढ़ना चाहते हैं, वो स्कूल से डीबार हो गए और नियर बाय कोई और स्कूल है नहीं है, उनको तो कहीं भी एडमिशन नहीं मिल रहा। सर एक तो ये विषय है। दूसरा सर, जो आपने चिराग में, सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक चिराग योजना में सर आपने ये कहा है जिन स्कूलों से बच्चे निकलकर चिराग योजना में लाभ लेकर प्राइवेट स्कूलों में चले जाएंगे, वहां पर बच्चों की संख्या जब कम हो जाएगी, जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है जब वो कम हो जाएगी, तो जो पोस्ट वहां सैंक्शन है वो भी खत्म हो जाएंगी। पहले ही टीचर्स कम है, फिर वहां पोस्ट कम हो जाएगी। और सर ये आप बता रहे हैं केवल मात्र 2700, लेकिन जब हम अपने स्कूलों को स्ट्रेंथन कर रहे हैं तो हम अपने बच्चों को क्यों ओपन ऑफर दे रहे हैं, हम सरकारी सिस्टम को, जिसमें गरीब, एससी, बीसी, हर गरीब तबके का बच्चा पढ़ता है। ठीक है सर, आपने एक इनकम लिमिट उसमें लगाई है कि 1,80,000 वाले बच्चे, लेकिन सरकारी स्कूलों में जब शिक्षा का अधिकार कानून आ गया, फ्री एजुकेशन देनी है, तो सर आप उनकी भी फीस माफ कर दें, चाहे वो मॉडल संस्कृति में लें या वो जनरल स्कूलों में लें। जो चिराग योजना की वजह से बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति ये बनी हुई है कि हम लोग सरकारी स्कूलों को बंद करने की ओर जा रहे हैं, हम हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड भिवानी को बंद करने के लिए और जा रहे हैं। और सर ये जो आंकड़े हो सकता है पोर्टल पे, माननीय मंत्री जी ने बताया, आपने बताया कम है, लेकिन बाहर यही चर्चा है कि लाखों बच्चा पोर्टल से अपना नाम, लाखों बच्चा कहा जा रहा है सर उसमें, कि बच्चे अपने पोर्टल से नाम करवा के उनको, जैसा कि आपने कहा कि प्राइवेट स्कूल में तो अच्छी शिक्षा है, जब सर आपने मॉडल संस्कृति स्कूल बना दिए, सर आरोही मॉडल संस्कृति स्कूल बनाकर आपने 2017 में सर कहा था
कि हम उनको पक्का कर देंगे एज इट इज। आपको जब रेगुलर उनकी भर्ती हुई ना पीजीटी में, तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि सरकार ने कहा पॉलिसी के तहत आपको पक्का कर दिया जाएगा और पक्के कैडर में आप आ जाएंगे। आज सर जो आरोही मॉडल संस्कृति स्कूल का टीचिंग नॉन टीचिंग, उसमें भी बड़ी असमंजस की स्थिति है। तो हमारा आपसे कहना यह है, हमारा स्कूल एजुकेशन सिस्टम, इतना सारा हमारा फंड्स है, हमें अपने सरकारी स्कूलों को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को स्ट्रेंथन करना चाहिए। जिन बच्चों की सर स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, सर आप उसमें संज्ञान लें, हमने ये मामला उठाया था। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अगर हम एट द टाइम ऑफ एडमिशन दे दें तो उसमें बच्चे अपने एजुकेशन कंटिन्यू कर लेते हैं। बहुत से बच्चों ने ऐसे कहा कि हमें फर्स्ट सेमेस्टर की मिल गई, और जैसे ही हमारा सेकंड सेमेस्टर आया हमें 2018, 19, 20, 21, 22 से ये स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, क्योंकि पहले ये शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट हमारा जो था सर, वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप डिस्बर्स करता था। देयर वाज अ चेंज इन द पॉलिसी। अब जो विभाग है, एजुकेशन विभाग है, हेल्थ है, या जो भी टेक्निकल डिपार्टमेंट है, ITI, उनके पास ये चला गया पैसा। सर नोडल डिपार्टमेंट कोई नहीं रहा। इससे जो बच्चे पढ़ रहे हैं नर्सिंग वाले दूसरे, उन्होंने बहुत सारे मैसेज भेजे हुए हैं कि उनको नेक्स्ट सेमेस्टर की, क्योंकि उनको पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में दी जानी थी वो उनको नहीं मिली, जिसकी वजह से उनके एडमिशन जो हैं कैंसिल हो गए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, इसका संज्ञान लेते हुए सम नोडल डिपार्टमेंट शुड बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। जो अभी चिराग योजना पे और 134A पे, 134A का तो ऐसा था कि एक ही योजना को लागू कर सके, चाहे 134A चला लो चाहे RT चला लो। हमने 134A समाप्त कर दी, RT को लागू कर दिया। लागू इसलिए किया क्योंकि उसमें 25% बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं और 60% पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, हमें केवल 40% देना। 134A में सारा पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती थी, इसलिए हमने विचार किया कि RT को लागू कर दे। RT जो है वो पहली क्लास से चालू होगी, पहली क्लास का बच्चा दूसरी में, तीसरी में, चौथी में जाता रहेगा और बाद में वो बच्चा वहीं एजुकेशन प्राप्त कराएगा जिस स्कूल में उसने एडमिशन लिया, वो 8वीं तक उसी स्कूल में रहेगा। उसके बाद समस्या क्या सामने आई, जैसे हमने 134A समाप्त किया तो कुछ लोगों ने इस बात के लिए कहा कि भाई आपने 134A तो समाप्त कर दिया, हम कहां जाएं, क्योंकि हमारे बच्चों को तो एडमिशन करा दिया आपने, तो आपने एडमिशन करा दिया, अब इसकी फीस कौन देगा। तो उसके बाद सरकार ने, एक संवेदनशील सरकार ने इस बात पे विचार किया कि ठीक है बात, तो सरकार ने कहा कि दूसरी से लेकर 12वीं तक हम एडमिशन तो कर सकते हैं, लेकिन हम 134A के तहत नहीं कर सकते क्योंकि कानून ही नहीं कहता, इजाजत देता मरते। तो हमने कहा कि हमने कुछ स्कूलों से कहा कि भाई अगर आप इन बच्चों को एडमिशन दे तो आप थोड़ी फीस बढ़ाकर देंगे, और हमने सारे स्कूलों को ऑफर दिया कि हम जहां पहले 300 फीस दे रहे थे हम 700 दे देंगे, हम जहां 500 दे रहे थे वहां हम 900 दे देंगे, जहां हम 700 दे रहे थे वहां 1100 दे देंगे। अगर आप हमारे बच्चों को एडमिशन देने के लिए तैयार हैं तो हम बच्चों का एडमिशन कर सकते हैं। तो 361 स्कूल ऐसे थे जिन्होंने हमारे को कहा कि जी हम आपका दाखिल दे देंगे, और उन्होंने सीटों के बारे में हमें बताया कि हमारे पास 27,000 कुछ सीटें हमारे पास हैं, अगर आपके बच्चे आएंगे तो हम एजुकेट कर देंगे। तो अब थोड़े से बच्चे जो हैं वो बिल्कुल, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 2700, वैसे मेरी जानकारी में तो 1668 है, कि इतने ही बच्चों ने केवल अप्लाई हो गए जिनका एडमिशन होया। कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, जैसे लोगों ने शोर मचाया दिया कि इसमें सारा का सारा हो जाएगा। जहां तक टीचर की बात है, कल क्वेश्चन लगा था, मैंने उसका जवाब देना था लेकिन वो जवाब दिया नहीं। ये जो संख्या है कि इतने टीचर कम है, ये पुरानी है, पिछले साल की है। अभी हमने ट्रांसफर खोल दी, रेसिलेशन भी खोल दिया हमने। एक तो बच्चे कम ज्यादा होते रहते हैं, पिछली बार हमारे पास 25 लाख थे, अब की बार 24 लाख है। पर आप ये ना कहो कि पिछले 25 थे अब की बार 24 है, पहले 20 भी थे जब मैंने शुरू किया, 20 से 25 मेरे टाइम भी आए। तो ये बच्चे कम ज्यादा होते रहते हैं, तो अब हमने रेसिलेशन शुरू किया। हमारा अनुमान ये है कि जो शॉर्टेज रहेगी वो 15,000 की रहेगी केवल, और उसमें 7800 से ज्यादा की हमने, एक मिनट जी, 7800 से 7,800 कुछ की हमने जो कर्मचारी चयन आयोग को लिख के भेज दिया। उसमें केवल जो ये टीचर घटा रहे हैं, बच्चे बढ़ रहे हैं, 6 लाख बच्चे। मैं आपकी जानकारी के लिए आपकी जानकारी दे रहा हूं, आज की डेट में 24 लाख से थोड़ा कुछ हजार कम है, 24 लाख बच्चे आज हैं। हम अगर 1:30 का भी लगा लें तो 30 से भाग करोगे तो 80,000 बनते हैं। लेकिन हम उसमें, क्योंकि एकदम 30 सारे होंगे ऐसा नहीं है, कहीं 20 होंगे, कहीं 18 होंगे, कहीं 22 होंगे, कहीं 25 होंगे, इस नाते से हम 10-15 हजार और भी लगा लें तो ये 90-95 हजार से ज्यादा नहीं है। आज हमारी सैंक्शन पोस्टें 1,26,000 हैं। अब ये क्यों पोस्टें सैंक्शन कराई जाती हैं, कब कराई जाती हैं, किस इंटरेस्ट से कराई जाती हैं, ये एक अलग कहानी है। लेकिन हम रैशनलाइजेशन करेंगे, रैशनलाइजेशन में बच्चों की 1:30
ये जो नॉर्म है इसको पूरा रखेंगे, कहीं 1:35 नहीं करेंगे, 25 हो सकते हैं। एक बार बीच में जो गेस्ट टीचर्स का समस्या आई थी, उस समय हमारे पास सरप्लस टीचर हो गए थे, हमने उनको एडजस्ट करने के लिए एक एफिडेविट कोर्ट में दिया कि इस साल हम 1:25 और नॉर्म करते हैं। लेकिन सारे देश में 1:30 है, तो 1:25 कब तक चलते रहेंगे? आखिर हमें भी अपना सारा सिस्टम भी देखना है। हमारा पर स्टूडेंट जो खर्चा है सारे देश में सब प्रांतों से सबसे ज्यादा है, तो हमें वो भी देखना है। और ये जो प्राइवेट स्कूल वाले जो शोर मचाते हैं हमको इतनी फीस दो, क्यों? वहां उनके यहाँ प्रावधान है कि जितना या तो सरकारी खर्च है पर बच्चा वो दो, या फिर जितनी उनकी फीस है वो दो। अब उनकी फीस भी जो अच्छे स्कूलों की 22-24 हजार रुपया 2,000 रुपये महीने के हिसाब से हो जाती है, हमारा खर्चा और भी ज्यादा बैठता है। तो इसलिए हमें थोड़ा सारा सिस्टम सम्यक देख के चलना पड़ेगा। और फिर बच्चों का या परिवारों की भी थोड़ी इच्छा, वो सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है, थोड़ी उसको भी देना पड़ेगा। हाँ, गरीब है उसकी मदद करेंगे। दूसरी बात, हमारे सारे 14,000 से ऊपर स्कूल हैं, यानी अलग अलग स्कूल, वो भी 14,000 संख्या कैसे बना रखी है वो भी मैं आपको बताता हूं। एक गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और उसमें प्राइमरी हेड करके एक प्राइमरी स्कूल उसी बिल्डिंग में, उसी में एक मिडिल स्कूल, उसी में एक हाई स्कूल 2 क्लासों का, उसी में 2 क्लासों का सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसको 4 बना रखा है। तो ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ेंगी। हमारे समय में ऐसा नहीं था। एक ही जो हाईएस्ट क्लास जो होती थी उसके हिसाब से डेजिग्नेशन का प्रिंसिपल होता था या हेडमास्टर होता था, प्राइमरी स्कूल में हेड टीचर होता था। अब 4-4 हमने उनकी पोस्टें बना रखी हैं। नहीं, वही है ना, एक ही बिल्डिंग में 4 हैं तो एक हेड बना के हम काम चला सकते हैं, बाकियों के इंचार्ज बना सकते हैं। लेकिन स्कूल तो एक मानो उसको, वो 4 स्कूल मान करके हमने 14,000 स्कूल कर रखे हैं। तो खैर, ये विषय सारे रिफॉर्म्स के हैं। जैसे जैसे रिफॉर्म्स करेंगे बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए, और सरकार का भी उसमें कहीं अनलिमिटेड सा चीजें ना हो जाए, और 14,000 सारे के सारे हम सीनियर सेकेंडरी ये जो संस्कृति मॉडल स्कूल के हिसाब से हम सुधार एक साथ नहीं कर सकते। ये धीरे धीरे होंगे, हर साल कभी 1000 होंगे, कभी 1500 होंगे। के अलग है, प्री नर्सरी अलग है, सब अलग अलग वो है, बिल्डिंग अलग होती है, तब स्कूल होता है। एक ही बिल्डिंग में अब आप हर कक्षा का अलग नाम रखना शुरू कर दो तो 12 स्कूल हो जाएंगे क्या स्कूल? ठीक है, नहीं वो है स्कूल प्लेवे का है ही अलग। चलिए, दूसरा विषय आता है कि कुछ स्कूल बंद करने की बात आती है। देखिए, बंद करने का भी सिलसिला हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से ही करते हैं। मानो कई बार किसी साल में बच्चे ज्यादा थे, स्कूल खुल गया, बाद में किसी भी कारण से या तो वो स्कूल से बच्चे प्राइवेट स्कूल में चले गए या वहां बच्चे कम एडमिशन हुए, तो एक लिमिट तो हमको रखनी पड़ेगी कि इस लिमिट से कम अगर बच्चे हो जाएंगे तो हमको स्कूल नहीं चलाना। हाँ, उन बच्चों की पास के स्कूल के लिए ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, जो आरटीई कहता है, आरटीई कहता है कि 1 किलोमीटर से ज्यादा अगर बच्चा कहीं स्कूल में जाएगा तो उसकी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था सरकार देगी। तो हम ट्रांसपोर्ट व्यवस्था दे रहे हैं। हाँ, कॉलेजेस से और सभी बच्चों के लिए और खासतौर से बेटियों के लिए। हाँ। सर, हमने तो हमारे इलाके में बहुत ज्यादा जांच पड़ताल की, बहुत प्रयास किया, हमें सर कोई बस अब वहां पर तो हमें नजर नहीं आई। आप कह रहे हैं सर आरटीई में तो शुरू से ही इसका प्रावधान है। हाँ। कि अगर नजदीक आपके वहां पे गांव में स्कूल नहीं है, नजदीक है तो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करेंगे। हाँ। सर काइंडली मंत्री जी बैठे, आप जरूर टेबल करवा दें कि कहाँ कहाँ बसें चल रही हैं, ताकि हम हमारे क्षेत्र वालों को बता देंगे कि बस चल रही है। ठीक है, अगली बार टेबल करा देंगे। नहीं, आज टेबल कैसे कराएंगे? आखिरी समय में टेबल थोड़ी होता है। भैया गीता जी प्लीज बीच में डिस्टर्ब ना करो, उनको बोलने दो, ये तुम्हारा बैच शुरू हो। एक विषय हालांकि है तो सिर्फ एक स्थान का, लेकिन मैं स्पष्ट कर देता हूं। हमारे विधायक कोसली लक्ष्मण यादव जी ने कल एक विषय निकाला था लूलाहीर का, कि वहां एक रीजनल सेंटर है भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी खानपुर का। तो इन्होंने इच्छा तो व्यक्त की थी कि उसको यूनिवर्सिटी बना दें, फिर उन्होंने कहा कि भी उसको उसमें जोड़ दें। अब फिर बाद में ये समझौता हुआ था कि उसको कॉलेज बना देते हैं। इन्होंने भी कहा ठीक है बना दें। अब रातों रात इनका मन बदल गया, तो अभी आज इन्होंने, आपने कहा या इन्होंने कहा, किसी ने कहा कि नहीं उसको वैसे ही रखा जाए। ये महिला यूनिवर्सिटी के 2 रीजनल सेंटर बने थे, एक रुड़ाई, एक नरवाना में है, नरवाना में, तो इनको वही रहने दो रीजनल। ठीक है, अभी जैसे मांग उन्होंने भी की है, उन्होंने पास आए थे, कल जी वैसे ही रखा जाए। मैं उसको जो कल जो बनाई थी, घोषणा की थी, उसको वापस लेता हूं मैं, और उसको ऐसे ही रखेंगे जैसा पहले।
अब वो कह रहे हैं जैसे जैसे उन्होंने चाहा वैसे ठीक है। हमने तो ताली बजानी है विधायक की, हमने तो ताली बजानी है, हमने ताली बजानी है विधायक की इच्छा पर। अब उन्होंने कल इच्छा की तो हमने ताली बजा दी, आज इच्छा की तो ताली बजा दी, कल को और इच्छा होगी तो फिर बजा देंगे। चलिए, एक विषय आता है लोगों की नुकसान का, आग के कारण से नुकसान। कल एक विषय है मकान गिरने का नुकसान। तो ये आग का या जो भी मकान गिरने का था उसका एक प्रावधान डिजास्टर मैनेजमेंट में वो किया हुआ था कि डिजास्टर मैनेजमेंट की एक क्या हो गया, तो उन्होंने कहा ना कल्लू लाहिर गांव उनका नाम नहीं रहा, किशनगढ़ हो गया, वो उन्होंने बताया किशनगढ़ हो गया उसका नाम। तो उसमें अग्नि लगने से, आग लगने से नुकसान होता है, उसके तो पैरामीटर हमने पहले बदल दिए थे कि पहले पैरामीटर थे कि इसी कारण से कोई आग लगती है तो डिजास्टर मैनेजमेंट से पैसा मिलेगा। अब हमने तय किया कि आग का नुकसान तो आग का ही है, वो किसी भी कारण से लगे, वो बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगती है या मानो कोई और चिंगारी होती है, ट्रैक्टर की चिंगारी है, कोई आदमी ने बीड़ी पी ली है या किसी भी कारण से लगी है, तो वो एक डिजास्टर मान करके हर प्रकार की अग्नि के नुकसान का जो भरपाई है, जो नॉर्म्स है उसके बने हुए, वो डिपार्टमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा किया जाएगा। ऐसे ही जो मकान गिरते हैं, अभी तक ये है कि जो डिक्लेयर्ड फ्लड है, डिक्लेयर्ड फ्लड में मकान गिरते हैं उसकी भरपाई पूरी तो नहीं होती, कुछ कंपनसेशन होता है, वो उसमें से दिया जाता है। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि उसकी एक पॉलिसी ऐसी बना रहे हैं कि या तो बरसात में या टेम्परेरी मानो पानी भर गया फिर भी आखिर दीवारें कच्ची हो जाती हैं, कच्चे मकान टूट जाते हैं, तो ऐसे वर्षा के, डिक्लेयर्ड फ्लड के या पानी भरने के कारण से जो मकान इस प्रकार से गिरते हैं, पॉलिसी बना करके उनको भी एक, वो भी गरीब परिवार, एक 80 से नीचे के ऐसे परिवारों के जिनके कच्चे मकान होते हैं, उनकी भरपाई का कोई एक पॉलिसी हम बनाएंगे। एक विषय भूमि सुधार का कल आया था, ये बात ठीक है कि बहुत बड़ी मात्रा में लगभग 10 लाख एकड़ की जैसे बात आई कि वाटर लॉगिंग होता है, भूमि सुधार की जरूरत है। हर साल हमने 1 लाख की जो बात की है, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि ये हमने एक पोर्टल बनाया है और उस पोर्टल में अभी तक 20,997 एकड़ किसानों ने स्वयं उसका पंजीकरण कराया है। पंजीकरण कराने की आवश्यकता यह है कि हमने सरकार की ओर से कहा कि पूरा पैसा खर्च करेंगे, ऐसा नहीं है, थोड़ी कंट्रीब्यूशन किसान से भी लेंगे, ताकि वो अगर पंजीकरण करता है तो इसका मतलब वो उस कंट्रीब्यूशन से सहमति है उसकी। तो जब 21,000 एकड़ अगर हो गया है तो मुझे लगता है 1 लाख में हम पहुंचा लेंगे, ताकि उनके भूमि सुधार का, चाहे उसमें पानी की ड्रेनेज का है या मिट्टी भरत का है या उसकी लवणीय वो है, क्षारीय है, तो उसको केमिकल सिस्टम से उसका भी जो सुधार करना वो करेंगे, इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, थोड़े लगाओ ज्यादा लगाओ, सबको ज्यादा लगेंगे। आज क्या है, तो मैं कहता हूं आज वो जमीन उसमें से सालों साल उपज नहीं उठा पाता, तो इसीलिए नहीं होता, तो थोड़ा अगर लेंगे उसकी उपज भी तो होगी, वो उपज कोई सरकार की थोड़ी होगी, उपज तो उसी की होगी। कम ही ले रहे हैं, ज्यादा नहीं ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, लेकिन ये कंट्रीब्यूटरी सिस्टम से चीजें चलेंगी तो दुरुपयोग नहीं होगा, सदुपयोग होगा। प्लीज ये प्रावधान था, अब हम कोई कच्चे मकानों का कर रहे हैं, वो भी जो 1,80,000 से नीचे वाले गरीब लोग हैं उनका। ये जो इस वक्त जो बरसात से नुकसान हुआ है, कम से कम मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बता सकता हूँ, अनेक जो पक्के मकान थे उनमें त्रेड़ें आ गई और बिल्कुल हिल के गिर गए। इस वक्त तो स्पेशल इस पर्टिकुलर, ये तो हर साल होना है, इस साल के लिए हर साल बरसात आनी है, नुकसान होते हैं, उनकी फसल भी तबाह और घर भी तबाह, उसके लिए उनको लोन दिला देंगे। कच्चा मकान तो है ही नहीं किसी का, नहीं, पक्का जिसका उसको लोन दिला देंगे। सबके पक्के हो रहे हैं मकान, पक्के वाले को लोन दिला देंगे, बहुत बुरा है। तो सही, आप रिपोर्ट ले लो, चलिए स्पेशल गिरदावरी करा लो। ठीक है। एक विषय इसके साथ जुड़ा हुआ वो है अग्निपथ का। ये भी विषय किसी न किसी रूप में यहां भी आया और पहले भी आता रहता है। देखिए, मत भिन्नता हो सकती है, मैं पहले कह रहा हूं मत भिन्नता हो सकती है, हर किसी के अपने अपने दिमाग में वो किसी ने कहा कि
5 यानी लोग ऐसे थे जिनको दिखता नहीं था, हमने हाथी आ गया तो उन्होंने कहा कि ये सामने हाथी खड़ा, बता सकते हो कैसा है? अब वो देखें तो बताएं कैसा है। वो नजदीक चले गए, किसी को तो उसकी टांग है वो उसको हाथ लग गया तो कहते खंबे जैसा है, किसी को पूंछ थे आ गई तो इन्हें कहा ये तो रस्सी जैसा है। वही 5 मैंने वही कहा जिनको दिखता नहीं था। अब आप शब्द दूसरा बोल रहे हो, मैं दूसरा बोल रहा हूं। तो खैर कुल मिला के वो जिसको जैसा ध्यान में आता है वैसा बोलना शुरू करता है। और कुछ इसमें कारण राजनीतिक कारण भी होते हैं कि भाई कुछ विरोध करना तो करना ही है, लेकिन मैं ये मानता हूं एक बहुत अच्छी योजना ये है, इसमें प्रमुख रक्षा नीति में एक सुधार है ये। और इसके अंदर एक ही बात है कि केंद्र सरकार ने ऐसे सब लोग जो 75% लोग वापस 4 साल के बाद आएंगे उनके लिए अर्धसैनिक बलों में असम राइफल्स में 10% की रिक्तियों का आरक्षण दिया है। और थोड़ा बोलूं, उनको आरक्षण दिया है। और इसके बाद उसके अलावा भी प्राइवेट सेक्टर ने भी, इवन कॉर्पोरेट जगत ने भी कहा है कि ये लोग वापस आएंगे, हम भी इनमें से सिलेक्ट करके अपने यहां रखेंगे, क्योंकि ये है तो शायद क्लास 4 का लेवल है, उसमें सी का भी नहीं है, सी का है नहीं हो जाएंगे। मतलब कोई जाना चाहेगा तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। मैं तो अपनी ओर से बता रहा हूं कि ऐसे सब लोग जो हरियाणा सरकार की नौकरी में आना चाहेंगे उनको गारंटीड नौकरी देंगे। ये प्रावधान हम करने जा रहे हैं, हम तो ये करने जा रहे हैं। उसमें सिर्फ मेरा एक है कि मैंने भी आपका पहले बयान पढ़ा था कि जो वो उसमें जाएगा अग्निपथ में तो सबको नौकरी देंगे, 75% वापिस आ जाएंगे हमारे। हाँ, 75% आपको दोगे। 4 साल तो उनको पहले ही भर्ती करो, जो भर्ती होते ही सबको कर लो और ऑन डेपुटेशन 4 साल भेजो ताकि आए जब उनको अपना फ्यूचर तो अश्योर्ड हो। क्यों तो आपने एक्स सर्विसमैन को भी हमने कह रखा है, रिजर्वेशन दे रखे। देखिए कितने मिले हैं? 27,000 अगर एक्स सर्विसमैन है तो 1% 1.80 भी नहीं है दे पा रहे हैं उनको नौकरियां। तो देखिए अलग अलग प्रावधान अलग अलग कुछ कर दिया। तो आपने कहा इसकी बात अग्निपथ क्या है? देखो मैं तो सैनिक स्कूल में पढ़ा हूं, मेरे साथ के मेरे स्कूल के आज कम से कम 30 जनरल हैं। मैं उनसे बात करने के बाद बता रहा हूं कि ये ना कोई फौज के हित में है, देश का कोई अलग अलग राय है, कोई यहाँ का विषय नहीं है, अलग अलग मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं सिर्फ इस पे रहना चाहता हूँ, आपने अश्योर किया है कि सबको अग्निवीरों को आप नौकरी देंगे, तो पहले दे दो, सिलेक्ट हुए दे दी, 4 साल ऑन डेपुटेशन जाओ, 4 साल के बाद आ जाओ, ताकि वो ये तो कहे हम 4 साल के बाद आगे हम देखिए हमारे को नौकरी मिलेगी। गारंटी करने के लिए एश्योरेंस से क्या 4 साल के बाद क्या होगा? क्या मैं बता रहा हूँ क्या होगा। नहीं, अरे मैं बता रहा हूँ क्या आपने देनी है, मैं बता रहा हूँ हरियाणा गवर्नमेंट का कमिटमेंट है तो पहले ही दे दो, डेपुटेशन में भेज देते हैं उनको। अभी इसी हमारी इस पारी में ही हम इसकी पॉलिसी बनाएंगे। आप लोगों को कोई वहम हो वो रखना नहीं चाहिए, पारी तो अगली भी हमारी है, फिर भी आपका वहम दूर करने के लिए मैं बता रहा हूं ना, फिर भी हम इसी पारी में पॉलिसी बनाएंगे कि ऐसे लोगों को जो वापस आएंगे उनको हम अपने यहां नौकरी जरूर देंगे। ने जो सौंपा था आज पर्ची में छोड़ गया, अपनी लाया नहीं, जो आपने थोपा है वो दौर एक बदहाली है। अब चर्चा का विषय नहीं है, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं एक एक करके खड़े होंगे। नहीं बात तो जरूरी कर रहे हैं कुछ समय कि उसका जो उसकी मिसेज है या उसका कोई हस्बैंड है, कोई किसी की डेथ होगी, उसके बदले में उसको या तो तनख्वाह देंगे जितनी वो ले रही थी, या रोजगार देंगे। 4 साल के बच्चे पुलिस में जिसका हस्बैंड गुजर गया, उनने दरखास्त दी हुई है, अभी तक उनका नंबर नहीं आया और वेटिंग लिस्ट इतनी बड़ी है कि 10 साल तक भी कोई उसका नंबर आ जाए तो देखिए एक्स ग्रेशिया। मैं खत्म कर रहा हूं, ज्यादा नहीं। एक विषय हमने जो नया अपने यहां, क्योंकि इनोवेशंस बहुत हम कर रहे हैं और हमें तो इनोवेशन की स्टेट के नाते से देश भर में तीसरा स्थान रखा गया है कि हम इनोवेशन जितने करते हैं, नए नए प्रोग्राम, नए नए पोर्टल। एक हमने और किया है, जो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की इकाइयां हैं, नगर पालिकाएं,
नगर परिषद, नगर निगम और पंचायतें यानी जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायतें, इनके जो फंड्स हैं, पहले भी स्टेट फाइनेंशियल कमीशन एक बनता था, वो रिकमेंड करता था, वो दिया जाता था, सेंट्रल फाइनेंशियल कमीशन भी अपना देता था, लेकिन कितना जाता था कितना नहीं जाता था, खानापूर्ति भी होती थी और साथ में अलग अलग तरीके की पॉलिसीज स्कीमें सब बनती थी, डिमांड भी चलती रहती थी, विधायक भी आते हैं, वो भी सरपंच आते हैं, वो भी हमारे पार्षद चेयरमैन आते हैं, वो भी इतना फंड दे दो, इतना फंड दे दो, इतना फंड दे दो। इसके लिए हमने एक विकास निधि पट ये पोर्टल बना दिया, विकास निधि पट ये पोर्टल बना दिया और वो ओपन है सबके लिए। हर एक पंचायत का, हर एक नगर पालिका का या नगरीय इकाई चाहे कोई भी है, नहीं यही करेंगे, वो यही सब करेंगे। लेकिन ये जो कलम खाता हाथ में दे करके और किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, उसकी बजाय उनका एक फार्मूले के हिसाब से पैसा सैंक्शन करेंगे। बहुत है, बहुत है। फिर इको क्यों बिठा रखा है? नहीं यही चलाते हैं, यही चलाते हैं। छुट्टी हो जाए, ये असेंबली भी पोर्टल से चलाओ तो होगा, लग गया ना, ये लग गया ना, ये पोर्टल। लोगों को यहाँ रोजगार की जरूरत है, आप पोर्टल चला, ये लग गया, पैदा कर रहे हो। इसी में भी रोजगार मिलता है लोगों को, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता। तो उसमें हर एक इकाई को स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा जो हम देते हैं वो दर्ज होता है, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का वो दर्ज होता है, उनको जो हम स्टाम्प ड्यूटी का हिस्सा देते हैं वो उसमें दर्ज होता है, उनकी अपनी इनकम कितनी है वो वही भरते हैं कि हमारी कितनी इनकम है, वो बजट के हिसाब से जैसे पिछली बात थी आगे कितनी होगी उसका भर के भेजते हैं। इसके अलावा अन्य ग्रांट्स जो होती हैं विभिन्न स्कीमों के माध्यम से, चाहे सेंटर की हो स्टेट की हो, कई स्कीमों का अलग पैसा भी होता है, सारा उसमें चढ़ाया जाता है। हर महीने जो कमिटेड एक्सपेंसेस है वो सुनिश्चित किए जाते हैं यहां से भेजने, जो भी वो बताते हैं कि हमारा कमिटेड इतना है, ताकि तनख्वाहें टाइम पर सबको मिल जाए, बिल सबके टाइम से भरे जाएं और उसके बाद बाकी पैसा उनको 4 किस्तों में, पहला क्वार्टर 30%, दूसरा क्वार्टर 30%, तीसरा 20%, चौथा 20%। कोई पहले क्वार्टर में कमी रह जाए तो उसको अगले क्वार्टर में ट्रांसफर करते हैं, साल भर में पूरा पैसा मिल जाए। दिसंबर के महीने में जाके हम आंकलन करते हैं कि किसी इकाई का पैसा ऐसा इतना कम तो नहीं है कि वहां के काम पूरे ना हो रहे हो, तो इसलिए उसको अतिरिक्त कोई योजना बनानी होती है, फिर अतिरिक्त फंड उसका करा करके आप लोगों से पास फिर उनको देते हैं। तो इसलिए जब भी कोई इन इकाइयों के लिए ग्रांट की, पैसे की विधायकों में से बात करे, पहले उनका सिस्टम, उनका बजट देख करके आए कि किसी नगर पालिका का टोटल पैसा सरकार से कितना आना था, कितना आ गया, कितना खर्च हो गया, और इसमें अगर जरूरत है तो पहले वो खर्च करके तभी तो मांगोगे। अगर वही खर्च नहीं हुआ, अप्रैल से ही हमने चिट्ठियां डालनी शुरू कर दी, 10 करोड़ यहां का दे दो, 5 करोड़ यहां का दे दो। देखो सिस्टमेटिक ढंग से करें तो कोई कमी नहीं है, और सिस्टमेटिक ढंग से नहीं करेंगे, कमी ना होते हुए जवाब हर जगह मिलेगा नहीं है, नहीं है, नहीं। इसलिए हम सिस्टम्स में आगे बढ़े, इसको जरूर लेके चले। मैंने तो विषय जो रखने थे आपके सामने रखने थे, संक्षेप में ये रखे। फिर भी आज जिस प्रकार पीछे तो बहुत रह गए, बहुत रह गए, बहुत रह गए, अरे बहुत रह गए, नहीं हो सकते सारे। 155 तो आज आए, मैं बता रहा हूं, अगर सारे गिनेंगे तो 350 विषयों में नहीं, इंडिविजुअल नहीं हो सकते। मोटी मोटी जो मुझे ध्यान में आता मैं रखा है। फिर भी आप लोगों को कोई बात कभी भी पूछनी हो, हाँ एक चीज और जो मैं उल्लेख करना चाहता हूं, अपने अध्यक्ष महोदय का आभार भी प्रकट करना चाहता हूं। एक नई व्यवस्था जो की है कि 3 प्रश्न आप लोग इसी प्रकार से जैसे ये प्रश्न विधानसभा में देते हैं, ऐसे 3 प्रश्न हर महीने अगर आप देंगे तो वो भी आपके और विभागों को भेज करके उनको वापस यानी उनका उत्तर लिया जाएगा और आपको उत्तर भेजा जाएगा। इस समय तक जब से योजना शुरू हुई है कुल 42 प्रश्न ऐसे रिसीव हुए हैं, जिसमें से 35 एडमिट कर लिए गए हैं और 20 का रिप्लाई ये रिसीव हुआ है और आपको भेज दिया गया है। इसलिए हर महीने हर विधायक ये 3 प्रश्नों का जो प्रिविलेज अपने को मिला है ये डाल करके इसका उत्तर भी जरूर मांगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। माननीय दर्शकगण, अब संसदीय कार्य मंत्री सदन के पटल पर